आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बैंकरप्सी कॉस्ट के हवाले से है। अगर देखा जाए तो बैंकरप्सी कॉस्ट में अगर हम एनालिसिस करें इसका, तो ये 3 तरह की कॉस्ट को शो कर रहा होता है। डायरेक्ट बैंकरप्सी कॉस्ट, इनडायरेक्ट एंड फाइनेंशियल। ठीक है, आपने इन तीनों कॉस्ट को याद रखना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये डिफरेंसेस के तौर पे भी क्वेश्चन आ सकता है, माइट बी पॉसिबल ये 5 मार्क्स का भी वो क्वेश्चन कर लें आपसे। ठीक है, और साथ में हो सकता है एमसीक्यूज भी कर लें। अब डायरेक्ट बैंकरप्सी कॉस्ट क्या होती है? द कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद, जो डायरेक्टली बैंकरप्सी से लिंक होगी उसको डायरेक्ट कहते हैं। जो इनडायरेक्टली अवॉइडिंग करती होगी या किसी रेफरेंस से या किसी रूट से या किसी और तरीके से फाइनेंशियली कोई डिस्ट्रेस करती होगी उसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट। और फाइनेंशियल होती है जिसमें फाइनेंस की होती है बैंकरप्सी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। डिटेल को खुद ही पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैंने भी डिटेल वही बतानी है और आप माशाल्लाह से ये डिटेल खुद ही पढ़ सकते हैं। मैंने आपको सिंपल वे में बता दिया। अब आगे देखा जाए तो ये ग्राफ इतना खास नहीं है, लेकिन आपने एक बार गो थ्रू जरूर करना है। आगे आता है ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? अब आप यहाँ पे देखें ये क्या शो कर रहा है। ये यहाँ पे एक ऑप्टिमल लेवल शो करेगा, ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ डेट। इसी तरह से ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, पता नहीं मेरे मुंह में लफ्ज क्यों नहीं है चढ़ रहा है। ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फर्म वैल्यू leverage value is reached at a debt level of debt static। अब ये देखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा। आपने ये चीज याद रखनी है फर्म्स कैपिटल के हवाले से, ये वाला फर्म। और M&M जो होता है वो बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द फर्म इन स्टैटिक थ्योरी एंड द M&M। ये है, इसको क्या कहते हैं? टैक्सेस इन द लॉस इन वैल्यू फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। ये सारी चीजें एक जो है ना, एक ओवरव्यू के तौर पे इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं छोड़ रही हूँ। आपने करना हो तो बेशक कीजिएगा। ये ग्राफ जरूर देख लीजिएगा, ये सीधी लाइन डली हुई है मैडम नो टैक्स के हवाले से। जब आपने ये सिचुएशन याद रखनी है केस 1 में कि कब ऐसा होता है, नो टैक्स एंड बैंकरप्सी कॉस्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म एंड इट्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर नॉट अफेक्टेड। ये चीजें याद रखें। जब वेटेड एवरेज कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है अफेक्टेड नहीं होगी, तब ये दोनों तरह से आपने ग्राफ बनाना। इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं द बैंकरप्सी कॉस्ट ऑफ द फर्म इंक्रीजेज एंड द वैल्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीजेज। ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा होंगी, बिल्कुल ही ऑपोजिट साइड पे ये मूव करेंगे। तो ये सिचुएशन होगी तब ये ग्राफ्स बनेंगे। अब केस 3 में वो बता रहे हैं एट द सेम टाइम वेटेड एवरेज कैपिटल कॉस्ट जो है इज मिनिमाइज हो रही होगी डेट डिवाइड बाय इक्विटी के। ये फार्मूला बेसिकली ना, मैं इन जो सारे है ग्राफ्स आप कहते होंगे कि एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो सिनेरियोस ये पेपर बन रहा है, ये जो लेक्चर्स हैं, ये जस्ट उस टाइम के लिए बनाए गए हैं जब आप पेपर से जस्ट 1 या 2 दिन पहले, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी उनको आइडिया नहीं होता और वो जस्ट एक गो थ्रू करना चाह रहे होते हैं रैंडमली स्पीडीली। तो ये वो मतलब कि सिनेरियो है। आगे है, आगे ये जो है ये डिटेल है। सब मैनेजरियल रिकमेंडेशन होती है। टेंजिबल एसेट्स आपको पता है, इंटेंजिबल एसेट्स का भी पता है। इंटेंजिबल जो होते हैं, जो कि हम जिनको छू नहीं सकते, जिनको पकड़ नहीं सकते, जिनको हाथ नहीं लगा सकते, और इस तरह से टेंजिबल जो होते हैं जिनको हम लोग अब फिजिकली टच कर सकते हैं। इसी तरह नेटवर्किंग कैपिटल क्या होता है? नेटवर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन द करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। वी ऑल नो अबाउट दैट, और ये बहुत इन डिटेल पढ़ा गया है। ये आपने एक बार जरूर पढ़ना है कि इसकी कौन कौन सी एग्जांपल्स है करंट एसेट्स में। कैश एंड इक्विवेलेंट मार्केटेबल सिक्योरिटीज होंगी, अकाउंट रिसीवेबल्स इन्वेंटरीज होंगी, और इसी तरह से करंट लायबिलिटीज की भी आपने ये पढ़नी है। अकाउंट पेबल्स है, एक्सपेंसेस पेबल्स एंड नॉट पेबल है। The basic balance sheet identity can be written as NWC, मतलब net working capital plus fixed asset is equal to long term debt plus equity। ये याद रखेंगे, ये हमेशा ये दोनों, इन दोनों का जो बैलेंस होगा, ये दोनों जो होंगे ये हमेशा इक्वल होंगे।
लॉन्ग टर्म डेट के प्लस इक्विटी के, ठीक है, यहाँ ये दोनों इक्वल होंगे इन दोनों। अब देखा जाए कि ये भी सिचुएशन आप देख सकते हैं, ये भी एक तरह से सिचुएशन अगर हो सकती है, इस तरह से भी आप फॉर्मूला काउंटेबल कर सकते हैं। इसको रीअरेंज कर भी सकते हैं, कैश प्लस अदर करंट एसेट्स और माइनस करंट लायबिलिटीज, इसमें कैश प्लस का। अब इस तरह से देखा जाए कैश में कौन कौन सी चीज़ होती है, लॉन्ग टर्म डेट में आप जो है प्लस करते हैं इक्विटी को, करंट लायबिलिटी को ऐड करते हैं, करंट एसेट को माइनस करते हैं, फिक्स एसेट को आप माइनस करते हैं। ये जो है आपने ये याद रखना है, इंक्रीज कैश किन चीज़ों में इंक्रीज होता है, जब आप सपोज जब कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं या जब कोई मशीनरी सेल करते हैं अपने फैक्ट्री की, तो आपको कैश इन हो रहा होता है। आपने बस ये चीज़ याद रखनी है, आया जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं उससे कैश जा रहा है या आ रहा है। अगर तो हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं या स्टॉक सेल करते हैं तो उससे हमारा कैश इंक्रीज होता है, इक्विटी से भी इंक्रीज होता है, करंट लाइबिलिटीज से भी इंक्रीज होता है। आप पूछते होंगे लाइबिलिटीज से कैसे इंक्रीज होता है, वो तो हमारी एक समझ ले लोन की शक्ल होती है, हमने उनसे पैसे बाहर से लिए हैं ना, तो वो हमारी लाइबिलिटी जनरेट ही तब होती है जब हम पैसे ले लेते हैं। डिक्रीजिंग करंट एसेट्स, जब वही करंट एसेट मैंने आपको भी बताया मशीनरी सेल हो जाए तब भी कैश आ रहा होता है। इसी तरह से अगर कोई प्लाट वगैरह सेल कर दिया, कोई बिल्डिंग सेल कर दी फिक्स एसेट की वजह से, तब भी कैश इन हो रहा होता है। इसके अलावा जो डिक्रीज होने की सूरतें उससे बिल्कुल अपोजिट होती हैं कि जो चीज़ें ऊपर आपने इंक्रीज की है वो नीचे डिक्रीज कर देनी है, ठीक है। इसी तरह से वो जो ऊपर इंक्रीज है नीचे डिक्रीज, ऊपर डिक्रीज है नीचे इंक्रीज हो जाएंगे। सोर्सेज ऑफ कैश ऑलवेज इन्वॉल्व इंक्रीजिंग लिक्विडिटी। और ये याद रखें, वो कहते हैं कैश का हमेशा जो लिक्विडिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग साइकिल एंड कैश साइकिल। ये बहुत इजी चैप्टर्स चल रहे हैं, ये ऐसे है हवाओं की तरह, आपको ये एक सेकंड नहीं लगना चाहिए, आपको लेक्चर सुने आपको याद हो जाना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल है, बहुत इजी और बहुत शॉर्ट है। आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इतनी मेहनत की जा रही है आपके लिए, और सोचा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें ताकि मेरा चैनल भी एटलीस्ट रैंकिंग पे आए और उन लोगों को भी हेल्प हो सके जिन लोगों ने बिल्कुल ही अफोर्डेबल नहीं है उनके लिए लेक्चर्स वगैरह। और ऐसे 501 के तो लेक्चर्स वैसे भी बहुत कम है यूट्यूब पे, और इतनी क्विक सीरीज में बहुत कम चल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं, क्योंकि मैं एक सीए की स्टूडेंट हूँ और मेरा माशाल्लाह से अभी हाफ सीए कंप्लीटेड है, तो मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों को भी अपना नॉलेज डिलीवर करूं। तो कोशिश किया करें, जो आपको चीज़ें इंप्रूव करवानी होती है वो मुझसे पूछा करें ताकि मैं मज़ीद इम्प्रूवमेंट लाया करूं। मुझे खुशी होती है जब आप कमेंट करेंगे, तो बहुत खुशी होगी। और अगर किसी को एलएमएस के हवाले से हैंडलिंग करवानी हो देन व्हाई नॉट, हमारी टीम इस चीज़ को भी हैंडल करती है। थैंक यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नंबर मौजूद है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके अपनी एलएमएस की हैंडलिंग करवा सकते हैं, और बहुत मिनिमम सी प्राइस रखी जाएगी जो हर स्टूडेंट इजीली अफोर्ड कर सकता है।